उठेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरा ये बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू खुद ही होगी, तेरा स्मारक तू खुद ही होगी, तू खुद एक अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिखा गई पथ दिखा गई, जो उसको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वंदे वंदे। धन्यवाद। मैं आज आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जितने भी लोग आए। इसका मतलब आपके दिल में कहीं ना कहीं अपने भारतीय देश के लिए कुछ ना कुछ विचार है। आप सोचते होंगे कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। और शारदा मैम का मैं स्पेशली धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। मैं और डॉक्टर ग्लैडविन ये प्रोग्राम हम लोग पब्लिक फोरम के साथ स्कूल्स में करते हैं। और मैम के पास रिक्वेस्ट लेके गई कि मैम मैं EDGF के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे ये भी करना चाहिए। और मैम ने मुझे इसके लिए पूरा पॉजिटिव सपोर्ट दिया। मैम के लिए एक श्लोक बोलना चाहूँगी, उसमें बहुत ही गूढ़ अर्थ है और इस श्लोक का मैं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। पहली बार मैंने डॉक्टर ग्लैडविन के लिए किया था। ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते वना विक्रमाजित राजस्य स्वयं नरेंद्रता। मतलब क्या है इसका? जंगल के राजा शेर को डिक्लेयर करने के लिए कि वो राजा है, ना तो उसका कोई अभिषेक होता है, ना उसका कोई संस्कार किया जाता है कि अब तुम राजा हो। वो अपने विक्रम यानी शौर्य से और अपनी योग्यता से ये पद हासिल करता है। थैंक यू मैम। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, आज़ादी की कीमत। आखिर ऐसा क्या है कि मेरे दिल में आता है कि मैं बार बार इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके, दीपिका मैम ने तो पहले भी सुना हुआ है, आज हालांकि मैंने कुछ चेंजेस किए थे बट वो PPT समहाउ मेरी मैकबुक में थी, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। कोई नहीं, हम अपनी पूरी पुराने वाली PPT से भी बात करेंगे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गाँव से मैं पैदा हुई हूँ और वहीं मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। मेरे गांव के अलावा जो 4 गांव और हैं उन्हें बागियों के गांव के नाम से जाना जाता है। मेरे बाबा और बड़बाबा ने बगावत की, किसके लिए? अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए। उन्होंने अनप्लान्ड वे में उन 5 गांवों के लोगों ने मिलकर कुछ अंग्रेज़ों को मार दिया, क्योंकि वो कुछ क्रांतिकारियों को अरेस्ट करने या गिरफ्तार करने आए थे। पर बड़ी महंगी कीमत चुकाई उन गाँव वालों ने। उनके घर जला दिए गए, उनके घरों की और सामानों की कुर्की हो गई। ये नियम था कि किसी के पास कोई भी वैल्यूएबल यानी कीमती सामान नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो कुर्की पूरी नहीं मानी जाएगी। आप सोचिए कि कहाँ वो जमींदार थे और उनकी ज़मीनें पास के गांव के पठानों को गिरवी दे दी गई, टोटली दे दी गई, और वो अपने ही गांव में अपनी ही खेतों पर बर्फा मजदूरी करते थे अपना पेट पालने के लिए। कितनी भूखमरी, कितना दुख दर्द उन्होंने सहा। मैं आज उनकी पड़पोती और पोती अपना एक घर रखती हूँ, दिलशाद मतलब हॉस्पिटल है दिलशाद गार्डन में, विज्ञान विहार में एक पूरा बड़ा घर है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक डर है, एक खतरा है जिसे हम लोग नहीं देखना चाह रहे, पर मुझे वो खतरा महसूस होता है। मुझे डर लगता है कि मैं तो जी के चली जाऊंगी, मेरी आगे वाली पीढ़ियां कहीं इस घर बार को फिर ना खो दें, फिर वो किसी की गुलामी ना करें, फिर वो उनकी चीज़ें किसी के पास गिरवी ना रख दी जाएं, जिसे छुड़ाने के लिए वो ज़िंदगी भर मेहनत करते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज़ादी की कीमत। आज़ादी की कीमत हर एक के लिए अलग अलग होती है। ये तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यानी अपना भाव बोला, जो मेरी दादी ने मुझे बताया था। कहते हैं उन्होंने अपने कुछ जेवरात बचाने के लिए चपाती में छुपाए और अपने रिश्तेदारों को, जिन गाँव की कुर्की नहीं हो रही थी, वहाँ पर भेज दिए, जिससे वो थोड़ा बहुत अपनी मनी बचा पाएँ। और उसके आज़ादी के बाद हमें कोई आरक्षण नहीं मिला, ना हम कभी किसी आरक्षण की मांग करते हैं। आजकल बहुत बार होता है आरक्षण को, मैं कहती हूँ आरक्षण साइड में रखिए, पहले जिंदा रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, वो ज़रूरी है। आरक्षण के लिए बाद में लड़ लेंगे, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास जो योग्यता होगी, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही, किसी की गुलामी तो नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल साइड में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर अगर आप दिल से देखें, इसे महसूस करना चाहें तो बहुत दुख महसूस होगा, और बड़े सिंपल वे में भी कह सकते हैं क्या है, तस्वीर ही तो है, लेकिन क्या करें।
ये हमारे ही रिश्तेदार होंगे, हमारे ही बाबा और बड़बाबा होंगे जो घायल अवस्था में पड़े हैं, जिनकी पिक्चर्स ये बनाई गई हैं। ये जलियांवाला बाग की कांड है। हमारे लोगों ने हमारी आज़ादी को मात्र 75 साल हुए, 75 ईयर्स। हम 200 साल गुलाम रहे। मुझे तो डर है कि अगले 100 साल भी हम आज़ाद रह पाएंगे अगर हम अलर्ट नहीं हुए, अगर हम नहीं चेतने के लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा, अपने आसपास के लोगों को जगाना होगा, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। आज की स्ट्रेंथ में, जैसे मैम ने बोला, उन्हें लगता है कुछ होने ही वाला नहीं है, हम बिना बात डरा रहे हैं। हमारे देश का तिरंगा, सबके मन में बहुत अच्छे भाव होते हैं इस तिरंगे को लेकर, हमारी आन बान जान शान है ये। लेकिन वो भाव सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को 2-3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए आते हैं। वो फिर तिरंगे की तह के साथ बॉक्स में या दीवार में कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। उन भावों को नहीं मिटने देना, क्योंकि अगर वो भाव चले गए तो हमारी अंदर की इच्छा शक्ति चली जाएगी। जरा सोचिए, अगर शहीद भगत सिंह ने सोचा होता मुझे क्या ज़रूरत है अंग्रेज़ों से लड़ने की, बाकी लोग भी तो गुलामी करके सर की उपाधि पा रहे थे, अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, क्या ज़रूरत थी उन्हें अपनी जान देने की। वो भी सबके साथ आराम से अपनी एक ज़िंदगी व्यतीत करते और आराम से चले जाते। उनके दिल में जुनून था, और यही जुनून हम सबके दिल में जगाना चाहते हैं अपने देश के लिए। शहीद भगत सिंह के एक्चुअल की फोटोग्राफ देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि बचपन में वो एक सम्राट यानी अमीर परिवार से बिलोंग करते होंगे। उनकी एक अच्छी पढ़ाई हुई। उनका पहली बार अरेस्ट का लाहौर जेल का नीचे वाला दृश्य अगर देखा जाए, इसे देख के सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये लगता है कि जो डीएसपी या सीआईडी लाहौर उनसे इंटरोगेशन करने वाला है वो भी भारतीय है, वो भी यहीं का बंदा था। यानी इसका मतलब अगर हम लोग आपस में मिले होते तो ऐसी नौबत ही क्यों आती। लेकिन हम हमेशा डिवाइडेड रहे हैं और हम आज भी डिवाइडेड हैं। हम आज भी किसी खतरे को महसूस नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। शहादत दी तो क्या हुआ, वो चली गई, हम तो आज आराम से जी रहे हैं। हमें नहीं सोचना आगे क्या होगा और हमें नहीं सोचना क्या हुआ था। अब बात करते हैं हम आज़ादी की एक्चुअल कीमत, जान माल की हानि जिसे हम बोला जाता है। 350 लाख लोगों ने 1757 से 1947 तक भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान न्यौछावर कर दी। कितने ज़्यादा लोग रहे, हमारे ही लोग थे ना, कैसे भूल गए हम उनको। इस तस्वीर को देखिए, सोचने में तो बड़ी आश्चर्य की वो लगता है कि क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है, अंग्रेज हैं हमें मार रहे हैं और हम मर रहे हैं। पर हम कहते हैं ऐसी नौबत आई क्यों। सन 1608, अब मैं हिस्ट्री की बात करूंगी। 1608 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत पर भारत के समुद्र के किनारे पहुंची और पलासी का युद्ध जो 1757 में मानिए 150 साल यानी 150 साल बाद हुआ, वो फाइनल लड़ाई मानी जाती है कि जब ब्रिटिश एम्पायर ये मान लिया गया कि भारत में उसका राज्य स्टार्ट हो चुका है। 150 साल यानी धीरे धीरे बदलाव आ रहा था ना। और अब जो बदलाव आता है हम उसको देखना नहीं चाहते, हम अलर्ट होना नहीं चाहते, हम सावधान नहीं होना चाहते। यही मैं आपको समझा रही हूँ। 75 साल की आज़ादी में आप बहुत खुश हैं, लेकिन सोचिए 150 साल आपको गुलाम होने में लगा, 200 साल आप गुलाम रहे और आज़ादी की 75 साल पे आप खुश हैं, लेकिन अलर्ट नहीं होना चाहते, सोचना नहीं चाहते, देश के लिए बात नहीं करना चाहते। 75 खरब डॉलर की कीमत का सामान, सोना एवं अन्य चीजें ब्रिटिश लोगों ने भारत से 1765 से 1838 के बीच में लौटी गई, जो आज के ब्रिटेन की पूरी जीडीपी का 17 गुना है। हम कितने अमीर थे। संपूर्ण विश्व की 23% व्यापार का भारत भागीदारी था जब अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत के समुद्र के किनारे पहुंचे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो भारत का हिस्सा सिर्फ 5% था। 23% से 5% पे पहुंचा दिया। और उसमें भी अंग्रेज कहते हैं हमने आपको रेल दी, हमने आपको इंडस्ट्री दी, हमने आपके आउट ऑफ द ट्रैक आप जो चल रहे थे आपको ट्रैक पे लाया। पर हम कहते हैं हम तो उस ट्रैक में थे ही कहाँ, पहले मुगलों से लड़ रहे थे, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन हम सीखना आज भी नहीं चाह रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन का व्यापारिक हिस्सा पूरे विश्व का मात्र 2% था, जबकि भारत का 1/4। कितना डिफरेंस था। लेकिन एक बारूद की गोली ने पूरी दुनिया को नचा दिया। एक बारूद की गोली ने पूरे इंडिया को गुलाम बना दिया। एक डर ने, एक एकजुटता ना होने की वजह से बांटो और राज करो, यही कंडीशन आज भी हमारी है।
देश के लिए जब अच्छा काम हो रहा होता है तो एक बार को वाहवाही तो करते हैं, लेकिन जब वोटों की राजनीति की बात आती है तो सबके अपने पर्सनल बेनिफिट्स निकल कर आ जाते हैं, अपनी चीज़ें, जाति, धर्म, हम हर चीज़ पर बढ़ जाते हैं, देश कहीं ना कहीं साइड में हो जाता है। जब हम देश के लिए सोचेंगे और देश के लिए अगेंस्ट जब जैसे शाहीन बाग या कोई भी आंदोलन होता है तो हम अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। शाहीन बाग या कोई भी आंदोलन जब देश के अगेंस्ट या देश की किसी भी अच्छी नीति के विरोध में खड़ा हो रहा होता है तो पास में से गुजरने वाले लोग भी उतने ही उत्तरदायी होते हैं देश के विरोध के लिए, क्योंकि वो देखकर उसे चुपचाप निकल जाते हैं, उसके लिए कभी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में जीते हैं कि मैं उससे अमीर हूँ, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं क्यों, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, गरीब कोई तो हो रहा है, या गरीब सोचता है अमीर को हो रहा है, जो योजनाएं मुफ्त की बांटी जाती हैं, गरीब सोचता है मुझे तो बेनिफिट हो रहा है, वो देश का नहीं सोचता। आज हम सब कहाँ हैं देश के लिए? चलिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैं देशभक्ति के स्तर डिवाइड करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी। पाताल स्तर, सिर्फ अपना फ़ायदा, देश हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हम देश के लिए चाहे नुकसान हो जाए लेकिन हमारे अपने पर्सनल अकाउंट या पर्सनल चीज़ों में बेनिफिट होना चाहिए। देश की छवि खराब हो, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं हर देश विरोधी ताकत के साथ खड़ा होता हूँ। हर अच्छे काम में मुझे टांग अड़ानी होती है। देश मेरे होते हुए आगे जाने की सोच भी कैसे सकता है? और देश के कम से कम 30 से 50% लोग इसी लेवल पर हैं। कैसे बचाएं देश को? वो तो पाताल में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। न्यूनतम स्तर, देश मेरा है परंतु मुझे सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब है एवं अपने परिवार से मतलब है, परंतु समाज में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आग घर के बाहर है, घर में तो नहीं लगी ना। अभी वो इंतजार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जब समाज में बड़ा बदलाव आएगा मैं तब पानी की बाल्टी लेके दौड़ूंगा अपने घर की आग बचाने की, लेकिन पड़ोसी के घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सोच नहीं रहा वो आग मेरे घर तक भी आएगी। अगर मैं आज उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो शायद मैं अपने घर को बचा पाऊँ, लेकिन मैं अकेला नहीं बचा पाऊंगा। हम फीमेल्स का तो एक बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? हम सारे फीमेल्स जब रात को सोते हैं तो अपने घर के दरवाजे चेक करते हैं ना। मोस्टली फीमेल्स की ही स्त्री शक्ति की जिम्मेदारी होती है कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे शरीर से स्वस्थ हैं, कोई बीमार तो नहीं है, हमने अपने हस्बैंड की, पति की देखभाल ठीक से की नहीं की। पर हम 10 मिनट देश को क्यों नहीं देते? क्या मेरा देश ठीक है? क्यों मैं देश के सारे मैटर्स पे अपना एक्टिव या अपना कोई विज़न क्यों नहीं देखती हूँ? क्यों मैं सबसे बात नहीं करती हूँ कि मेरे लिए देश इम्पोर्टेंट है? हम अपनी कल्चरल इवेंट्स में कहती हूँ करना चाहिए, क्योंकि देश के नागरिक मानसिक स्तर पर भी खुश और सुखी रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उसकी खुशी या उसके सेलिब्रेशन में हमें अपने देश को नहीं भूलना चाहिए, वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न स्तर, मैं देश के बारे में कभी कभी सोच लेता हूँ परंतु अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता, परंतु मैं देश का अपमान भी नहीं करता। ये वो लोग हैं ना जो आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं ना उसे पीछे खींचने में, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। मध्यम स्तर, मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ, मैंने वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी सरकार जाने, बस मैं तो अब अपने परिवार तक सीमित हूँ। वोटिंग के दौरान उन्हें अपनी राइट्स याद आते हैं, चलो वो इतना तो करते हैं, कम से कम देश को नीचे ले जाने का काम तो नहीं कर रहे। उच्च स्तर, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ, आसपास के लोगों को जागरूक बनाता हूँ, सोशल मीडिया का भी उपयोग करता हूँ, परंतु डरता भी हूँ। डर लगता है कि अगर मैंने देश के लिए कहीं बात की या अपने राष्ट्र के लिए कहीं बात की तो लोग मुझे नेगेटिव वे ना ले लें या मेरे कुछ इंटरप्रिटेशन या मेरी इमेज कहीं गलत ना बन जाए, जिससे मुझे कहीं ना कहीं कोई नुकसान उठाना पड़ जाए और मेरा प्रमोशन या बिजनेस में या मेरे फ्रेंड सर्कल में ये हो जाए। ये तो एक्सट्रीमिस्ट है आजकल, क्योंकि हम लोगों को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। वो कहते हैं इन लोगों को तो आदत है देश के बारे में बातें करने की, मतलब एक तरह से आप जुनून समझ लीजिए या पागलपन समझ लीजिए, पर हम देश के बारे में हर जगह बात करना चाहते हैं जहां भी हमें मौका मिले। उच्चतम स्तर, यह देश मेरा है, अगर मैं देश के लिए नहीं जीऊंगा तो कौन जिएगा? देश विरोधी ताकतें जब भी सर उठाएंगी तो मैं उनका खुलकर सामना करूंगा। हमें ये चाहिए, लेकिन इसमें मात्र 5 से 10% लोग हैं।
मोर देन 30% यानी 30 से 50% लोग देश को पाताल स्तर में ले जाना चाह रहे हैं। उच्चतम स्तर पर 5 से 10% लोग हैं, तो देश का कैसे होगा? हमें उच्चतम स्तर पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। हमें नहीं पता हम उसमें कितना सफल होंगे कितना नहीं, लेकिन इंसान है, भगवत गीता में भी कहा गया है ना कि कर्म करना आपका अधिकार है, फल की इच्छा आप नहीं कर सकते। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। उच्चतम स्तर पर क्या हो सकता है? आपको कोई फाइनेंशियल यानी आर्थिक नुकसान हो, सामाजिक नुकसान हो सकता है आपका बॉस आपसे नाराज हो जाए या सीनियर आपसे नाराज हो जाए, पर देश सर्वोपरि है। कल को जान देने से की नौबत आने से अच्छा है मैं आज नुकसान सह लूं। देशभक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मीना रोचते। इसका मतलब क्या है? अभी दशहरा गया है इसलिए मैं इस श्लोक को बोल रही हूँ। जब भगवान राम ने श्रीलंका पर जीत हासिल कर ली, लंका पर जीत हासिल कर ली, तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, भगवान अब तो हमारी भाभी हमें मिल गई, हमने लंका भी जीत ली, हम वापस अयोध्या क्यों जाएं? ये सोने की लंका है, यहाँ पर सब कुछ है। तो भगवान राम ने कहा कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके आगे मुझे सोने की लंका भी नहीं पसंद है। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे। बहुत बार होता है कि हम लोगों की इच्छा होती है विदेश चले जाएं, सबको चले जाएं, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने वीरमन। इस फूल को कोई पहचान नहीं मिलेगी, हमें भी कोई पहचान नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी अपने से हो सकता है। सारी विदेशी ताकतों को लग रहा है आजकल कि भारत प्रगति कर रहा है, सब उसे रोकना चाहते हैं। तभी तो हर छोटे से छोटे आंदोलन पर विदेशों से सुझाव आते हैं, पैसे आते हैं, क्योंकि हम मात्र 10% लोग अपने देश का खुलकर साथ नहीं देते भी हैं तो डर डर कर देते हैं। देश का साथ देने वालों की संख्या बढ़ाना हमारा पहला उत्तरदायित्व है। दूसरा, हम सब अपने आप में स्वयंभू नेता बनते हैं, किसी को भी एक बात पर राजी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आंदोलन में सरकार की प्रॉपर्टी या हमारी ट्रेन जला रही होती हैं तो हमें थोड़ा बहुत दुख होता है और हम उसको साइड में रख देते हैं, लेकिन कल को आपके घर में कोई आके आपका सोफ़ा जलाने लगे तो कैसा लगेगा? तब तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है। हमें लगता है हमारा वो भी तो हमारा नुकसान है। जब बड़े आंदोलन पे या कोई भी नेता देश के लिए कुछ गलत कर रहा होता है तो हम उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी बहुत छोटी सोच या वो क्यों रखते हैं, उसे एंड टाइम पर क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, उनको सोचना नहीं चाहते डिटेल में। हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी हम किस तरह से क्या करना चाहते हैं। हम हर एक व्यक्ति के मन में अंतर्मन देशभक्ति का भाव बढ़ाना चाहते हैं। अगर मेरे अंदर देशभक्ति का भाव बढ़ेगा तो फीमेल्स यानी स्त्री शक्ति घर का मूल आधार है, वो अपने बच्चों को सिखाएगी, अपने पति से कम डिस्कस तो करेगी। हो सकता है इनका व्यू अलग हो, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश में रहेंगे तो एक परिवार में देशभक्ति की भावना जागेगी। पारिवारिक देशभक्ति से समाज में देशभक्ति आएगी और देश की प्रगति होगी। सोने की चिड़िया, आप वैदिक काल की अगर बात करें तो 700 बिफोर क्राइस्ट एरिया ऑफ 700 ईयर मौर्य काल में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे शासक रहे। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जानते हैं हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कब करते हैं? जब हम ये लगे कि हमने उसे खोया है। जब हम ये भूल जाते हैं कि ये तो हमने खोया है ना, तो हमें लगता है ये हमारा गोल था ही नहीं, हम क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हम तो ये थे, हम सोने की चिड़िया थे, वी वर द, हम सबसे ज़्यादा अमीर देश थे, तो हम तब बनने की कोशिश करेंगे। यही हम आप लोग को याद दिलाना चाह रहे हैं। हम सोने की चिड़िया थे और हमें फिर से उसी लेवल पर जाना है। हर पारिवारिक उत्सव सम्मेलन पर देश की हिस्ट्री यानी देश की पुरानी चीज़ों के बारे में बात करिए, देश की अभी की स्थिति जो चल रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करिए, लेकिन बात करिए। अपने आसपास होने वाली गतिविधि पर नजर रखिए। हम देश की आंखें हैं। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको नहीं। हमारा लक्ष्य स्वर्णिम युग का भारत यानी सोने की चिड़िया। लेकिन ये मेरा फाइनल सेंटेंस, इस बार देश को हमें सोने की चिड़िया नहीं सोने की बाज बनाना है। कोई हमें लूटने की कोशिश ना करे, उससे पहले उस पर अटैक हो जाए, उससे पहले उसका सर्वनाश हो। सोने का शेर बनाना है। सोने का शेर। चलिए ठीक है।
सोने का शेर बनेंगे और दहाड़ से ही दुश्मन दूर भाग जाए। वो सोचे भी ना कि इस तरफ आंख उठा के भी ना देखें, क्योंकि अभी तक जो हमारी भारत की छवि बनी हुई है वो बहुत ही शांत, अटैक ना करने वाले इस तरह से है। चलिए वो तो पॉलिसी अलग हुई, लेकिन हमें देश के नागरिकों को भी तो मेंटल लेवल पे यानी सोच के स्तर पे कहीं ना कहीं इतना सशक्त बनाना है कि वो सोचे कि हाँ देश मेरा है, चाहे आप देश के अंदर हैं या बाहर हैं, देश मेरा है और देश के लिए मुझे सब कुछ करना है। धन्यवाद।